एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भाषा के स्वरूप के बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने भाषा के रूप के बारे में जाना कि भाषा का रूप क्या होता है और आज है भाषा का स्वरूप। भाषा का स्वरूप किसे कहते हैं? तो भाषा का स्वरूप जो भाषा है, भाषा की बदलती अवस्था को जो निरंतर परिवर्तनशील होती रहती है, बदलती रहती है, उसे हम भाषा का स्वरूप कहते हैं। अब भाषा के स्वरूप को इस प्रकार से जानेंगे, जैसे कोई मनुष्य है, उसे एक मनुष्य का रूप मिला है तो वह अपने पूरी उस जीवन के अंदर वह एक ही रूप में रहेगा, यानी मनुष्य के रूप में ही रहेगा, यानी वह परिवर्तित नहीं होगा। तो भाषा का जो रूप है वह परिवर्तित नहीं होता, वह स्थायी रहता है। परंतु जो उसकी अवस्था है, यानी कि जो उसका स्वरूप है, वह प्रतिपल यानी प्रतिक्षण बदलता रहता है। जैसे एक इंसान है, वह जब जन्म लेता है तब वह शिशु के रूप में होता है। कुछ वर्षों के बाद उसका बचपन आता है, बचपन के बाद वह किशोरावस्था, बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, किशोरावस्था के पश्चात प्रौढ़ावस्था में और फिर वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। इस प्रकार वो उसके जीवन के अंदर जो उसका स्वरूप है वह दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। उसी प्रकार जो भाषा है, भाषा का रूप तो एक ही होता है, लेकिन जो भाषा है वह हर क्षण कुछ वर्षों में इसका जो स्वरूप है वह निरंतर परिवर्तित होता है, निरंतर बदलता रहता है, जिसे हम भाषा का स्वरूप कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो, भाषा का स्वरूप भाषा की बदलती अवस्था को भाषा का स्वरूप कहते हैं। यानी भाषा की जो अवस्था है वह जो बदलती रहती है, यानी कि निरंतर परिवर्तित होती रहती है, उसे ही हम भाषा का स्वरूप कहते हैं। आगे इसके मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। पहला है बोली, नंबर 2 है साहित्यिक भाषा, तीसरी है राजभाषा और नंबर 4 राष्ट्रीय भाषा। अब बोली क्या है? जो बोली है वह सामान्य जनता के जो हृदय में निवास करती है उसे हम बोली कहते हैं, यानी ये सामान्य जन की भाषा है, सामान्य जन की भाषा है। इसे हम देशज भी कह सकते हैं। जो बोली है, बोली को हम देशज भी कह सकते हैं। और साहित्यिक भाषा कौन सी होती है? साहित्यिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें कई साहित्य की रचना की गई हो। राजभाषा जो भारत की राजकीय भाषा हो। सर्वाधिक, अगली है राष्ट्रीय भाषा, जो सर्वाधिक बोली व जानी जाती है।
यानी साफ शब्दों में बोली है वह सामान्य जन की भाषा होती है, साहित्यिक भाषा वह होती है जिसमें साहित्य की रचना की गई होती है, और राजभाषाएं क्या है, राजकीय भाषा होती है, और राष्ट्रीय भाषा सर्वाधिक, राष्ट्र के अंदर सर्वाधिक बोली व जानी जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अब इन चारों भाषाओं के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या है। नंबर 1, बोली। जिस भाषा के जन्म का कोई अता पता न चले वह सामान्य जनता द्वारा उसे अपनी सहूलियत के अनुसार गढ़ लिया जाता है। गढ़ लिया जाता है यानी बना लिया जाता है। उस भाषा के स्वरूप को बोली कहते हैं। यानी कि जिस भाषा के जन्म का, यानी वह कहाँ से शुरू हुई है, इसका कोई अता पता न चले, यानी किसी को पता न चले, और जो सामान्य जनता है यानी वहाँ के रहने वाले लोग हैं वह अपनी सहूलियत के अनुसार उसे गढ़ लेते हैं या उन शब्दों को बना लेते हैं। भाषा के उस स्वरूप को बोली कहा जाता है। भारत के अंदर छह सौ से अधिक बोली विद्यमान है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि बोली कौन सी है, जैसे शेखावाटी, ढूंढानी, हाड़ौती, अवधी एवं खड़ी बोली आदि। यानी कि ये सारी सारी जो है वो क्या है, भारत में बोली जाने वाली बोलियां हैं। अब दूसरा देखो, नंबर 2 है साहित्यिक भाषा। यानी साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं, जो भाषा स्वयं को व्याकरण सम्मत बना लेती है, उसे
साहित्यिक भाषा कहते हैं। साहित्यिक भाषा के अपने कुछ नियम व शर्तें होती है। यानी कि जो भाषा स्वयं को व्याकरण सम्मत बना लेती है उसे ही साहित्यिक भाषा कहते हैं। तथा साहित्यिक भाषा है उसकी कुछ अपने स्वयं के कुछ नियम व शर्तें होती हैं, उसे ही हम साहित्यिक भाषा का दर्जा देते हैं। जैसे अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी बोली। खड़ी बोली को हम हिंदी ही कहते हैं, जो आज के समय में जिसमें रचनाएं लिखी जाती है वह राजकीय कार्यों में जो काम में ली जाती है उसे हम खड़ी बोली कहते हैं। ये सारी क्या इनके अंदर जो साहित्य है वह लिखा गया है, इनका स्वयं का अपना एक व्याकरण है, स्वयं के कुछ नियम है और शर्तें हैं, जिसकी वजह से इसे क्या है साहित्यिक भाषा का रूप प्राप्त होता है, इन्हें दर्जा प्राप्त होता है। अब जो साहित्यिक भाषा है उसे हम कई नामों से जानते हैं। साहित्यिक भाषा को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे व्याकरणिक भाषा, दूसरा साहित्यिक भाषा को हम सुधरी भाषा भी कह सकते हैं, सुधरी भाषा। तीसरा इसको हम परिनिष्ठित भाषा भी कह सकते हैं, परिनिष्ठित भाषा। एंड इसका एक अन्य नाम है मानक भाषा। यानी ये जो चारों के चारों नाम हैं, व्याकरणिक भाषा, सुधरी भाषा, परिनिष्ठित भाषा व मानक भाषा, यह साहित्यिक भाषा के ही नाम है। इन्हें हम साहित्यिक भाषा के नाम से ही जानते हैं। अगला है नंबर 3 है राजभाषा। राजभाषा क्या है? जिस भाषा में किसी देश की सरकार द्वारा देश के राजकीय कामकाज शासन प्रशासन व दूसरे राज्यों से पत्र व्यवहार का कार्य संपन्न किया जाता है, वह उस देश की राजभाषा कहलाती है। यानी कि
राजभाषा वह भाषा होती है जिस भाषा में किसी भी देश की जो सरकार है, उस सरकार के द्वारा देश के जो भी राजकीय कामकाज है, शासन प्रशासन है, उसके सारे कार्य है, वह दूसरे राज्यों से किसी से भी जो पत्र व्यवहार है, जो पत्रों के द्वारा जो बातचीत है, उस बातचीत का जो जिस भाषा में कार्य संपन्न किया जाता है, वह भाषा है, वह देश की राजभाषा कहलाती है। हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। पहला तो क्या, जो हिंदी है उसको भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन दूसरे नंबर पर, यानी पहली चॉइस तो हिंदी है, लेकिन दूसरे नंबर पर जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा को भी भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि भारत के अंदर हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही राजभाषा के रूप में है, यानी दूसरे नंबर पर जो अंग्रेजी है उसको राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। आगे देखो, संवैधानिक रूप से संवैधानिक रूप से 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। यानी संविधान के अंदर 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये 14 सितंबर है, वह भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब संविधान के अंतर्गत अनुसूची 8 भाग 17 व अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के रूप में राजभाषा के संदर्भ में सूचना दी गई है। यानी कि संवैधानिक रूप से 14 सितंबर 1949 को भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो 14 सितंबर को राजभाषा का दर्जा दिया जाने के कारण भारत में हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर का जो दिन है उसे हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत के संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची भाग 17 व अनुच्छेद 343 से 351 तक जो राजभाषा के संदर्भ में यानी कि इसका विकास किस प्रकार करना है, क्या है, उसके बारे में जो सूचना है वह संविधान में दी गई है। आगे है
अगला पॉइंट, राष्ट्रीय भाषा। यानी देश की कुल जनसंख्या के के 60 से 70% लोगों के द्वारा जिस भाषा को बोलने के प्रयोग में लिया जाता है, वह उसे समझा जाता है, वह देश की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। यानी कि जिस देश में रहने वाली कुल जनसंख्या की 60 से 70% जो जनसंख्या है, वह जिस भाषा को सबसे अधिक बोलती है, अपने व्यवहार में प्रयोग में लाती है, वह सबसे अधिक समझती है, उस भाषा को ही देश की राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त होती है। यानी कि जो हिंदी है वह भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा है क्योंकि यहाँ भारत की जनसंख्या के 82% लोग हैं, वह हिंदी को बोलते हैं, वह हिंदी को अपने व्यवहार में लाते हैं तथा सबसे अधिक समझी भी जाती है। इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में मानी जाती है। इस प्रकार हमने आज भाषा के स्वरूप के बारे में जाना कि भाषा का स्वरूप क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो भाषा का जो स्वरूप है वह मुख्यतः भाषा के स्वरूप का जो मुख्यतः प्रकार है वो 4 प्रकार की होती है। बोली होती है, दूसरे नंबर पे बोली के बाद आती है साहित्यिक भाषा, साहित्य भाषा के बाद में राजभाषा और फिर राष्ट्रभाषा। तो ये चारों टॉपिक हमने जाने, वह क्या होते हैं। उम्मीद है कि आपको यह सब बताया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद।